61 स्टार्ट करते हैं जी। टर्म टेस्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरा दिल है कि हम क्रैशी स्टील को डिस्कस करें। कैसा हुआ ये सवाल अटेम्प्ट? अच्छा हो रहा था। इसको क्विकली करना लें। ऑन यकम जुलाई 9, इससे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग एज ऑफ 30 जून 2010। बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मंथ्स। वो तो हम वैसे ही करते हैं ना। क्या है, ठीक हो? तभी ऐसे ठीक है। अच्छा, टेस्ट कैसा हुआ था अभी पता लग जाता है। तो हमने निकालनी है जी कॉस्ट ऑफ CWIP। ये आपको पता ही है। कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर, चलो CWIP है तो कॉस्ट ऑफ CWIP के अंदर क्या कुछ आता है? बोले बोले। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स होती हैं, फिर जी मैप फी, कंसल्टेंट फी, मैप या परमिट फी आ सकती है, कंसल्टेंट फी आ सकती है। पहले मैं रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल डालने लगा था आपके सवाल आपके परिचय में, इतना आसान था, फिर मैंने वो नहीं डाला। रीसेंट अटेम्प्ट का देख लेंगे, ज़ाहिर रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल भी तो बहरहाल देखने ही है जो अभी अटेम्प्ट गुजरी है। बोरिंग कॉस्ट का 8 नंबर का सवाल था, वो ज़्यादा आसान था। मैंने कहा चलो उसमें कुछ था नहीं, ये वाला इसलिए भेज दे दिया मैंने। और बोरिंग कॉस्ट, अब ये रिक्वायरमेंट है। बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन अब हम वर्किंग 1 में फिर कर लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इसका मतलब कंप्लीट नहीं हुआ होगा। बहरहाल उसने डेप्शन मांगी भी नहीं थी, ना बुक वैल्यू कही थी, उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहा था, ठीक है। अच्छा, वर्किंग 1 कर लेते हैं जी। वर्किंग 1 हमारी फेवरेट वर्किंग कौन सी जी? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटल। आपने रिक्वायरमेंट के अंदर बोरिंग कॉस्ट लिखना है, बी कॉस्ट नहीं लिखना, ठीक है। लेकिन वर्किंग में कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। बंदा यहाँ पे मिसिंग है आजकल, सैफल है ना। क्या हुआ उसको? है क्या हुआ? समर वेकेशन, बलूचिस्तान से है वो, तो जाना नहीं बहुत दूर हो जाता है जी। सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लोन प्रोसेसिंग चार्जेस जी, ठीक। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस है किसी के पास उसका नंबर? आप में से किसी के पास नहीं है नंबर? उसका हाल वाल पूछ लो यार, जिंदा ही है ना। टेस्ट देखे क्या था? अच्छा, फिर खैर है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, और अब पता नहीं सवाल मैंने पढ़ा नहीं, बहुत अरसा हो गया। बैंक लोन 25 मिलियन का था स्पेसिफिक, जिसकी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी हैं और 5 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं। 31 मई 10 से शुरू हो रही है। हमारा ईयर एंड है 30 जून 10। एक किस्त आई थी इस साल में, चलो फिर भी 2-3 लाइनें छोड़ देते हैं। लेस इन्वेस्टमेंट इनकम, कोई और चीज़ आ गई तो भाई फिर मजीद जगह छोड़ लूँगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन, चलो सवाल पढ़ना शुरू करते हैं जी। ऑन यकम जुलाई 2009, Qureshi Steels signed an agreement with Park Construction Limited for construction of a factory building at a cost of 100 million. It was agreed that factory would be ready for use from Yakam January 11. The terms of payments were agreed as under: 10% advance payment would be made on signing of agreement, यानी कि यकम जुलाई 2009 पे, ठीक है। फैक्ट्री हमारा साल 30 जून 10 पे खत्म होना है, फैक्ट्री जाके 2011 जनवरी में कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, वर्क कंप्लीशन, हमारे लिए वर्क कंप्लीशन की डेट रेलेवेंट नहीं रहेगी क्योंकि ईयर एंड पहले आ रहा है, ठीक है ना। अभी वो बना लेते हैं कमेंसमेंट सेशन वाला। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है द एडवांस पेड वुड बी एडजस्टेड एट 10% ऑफ क्वार्टरली प्रोग्रेस बिल्स। जितना एडवांस होता है वैसे भी हर बिल में से उतना एडजस्ट करते जाते हैं हम। 5% रिटेंशन मनी है which would be deducted from progress bill. Retention money will be refunded 1 year after completion of factory building, ठीक है जी। Progress bills will be raised on last day of each quarter and settled on 15th of next month. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। ये इनवॉइस डेट का मतलब बिल डेट है, ठीक है ना। यानी वो क्या कह रहा है कि प्रोग्रेस बिल्स जो रेज होते हैं, ठीक है, प्रोग्रेस बिल्स जो बनेंगे यानी रिसीव होंगे, एक तरह से कह सकते हैं, वो लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर होंगे। यानी क्वार्टर होते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च, एक क्वार्टर अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा
अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा, ठीक है। अब यकम जुलाई 9 को अगर ये प्रोजेक्ट साइन करके काम शुरू किया है मिसाल के तौर पे, तो फिर यकम जुलाई 9 से जुलाई अगस्त सितंबर, पहला क्वार्टर कब एंड हो रहा है? तो वो कह रहा है 30 सितंबर पर बिल रेज होगा, वो बिल बनाएगा कॉन्ट्रैक्टर, और फिर जब वो बिल आएगा तो वो बिल सेटल होगा 15 ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्या मतलब है? मतलब ये है कि पेमेंट डेट और इनवॉइस डेट डिफरेंट थी सवाल के अंदर। याद है ये बात बताई थी, समझाई थी आपको, एटीएल वाला सवाल भी किया था, अल्फा ट्रेडिंग, ठीक है। तो पेमेंट डेट आपको यहीं पे निकाल लेनी चाहिए थी जी। 30 सितंबर 2009 को अगर बिल रिसीव हुआ है तो वो अक्टूबर 15 को पे होगा 2009, ऐसा ही है। फिर 31 दिसंबर 9 को जो बिल आया है वो जनवरी, ये कितने बच्चों ने आइडेंटिफाई कर ली थी ये बात? बाकी ने पढ़ा ही नहीं इसको, है। टेस्ट कितने बच्चों ने दिया हुआ है वैसे? अच्छा, कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई थी? आधे तकरीबन। जनवरी 15 2010, 31 मार्च वाला बिल, क्योंकि रिसीट पेमेंट में जो डेट जानी थी वो पेमेंट डेट जानी थी, और एसेट के अंदर CWIP डेबिट वाली एंट्री जो होती है, रिटेंशन मनी, पेएबल, एडवांस, वो वाली एंट्री वो बिल डेट पे होनी थी। याद आ रही है कुछ बातें? भूलना नहीं है। IAS 16 का भी नोट पड़ा हुआ था, थोड़ा ही भूलने देना आपको। आज शायद बुनियाद डाल दें करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक की, ठीक है। आज शायद बुनियाद डाल दें करेक्शन ऑफ एरर की, शायद, क्योंकि IAS 16 हमने पढ़ा हुआ है तो उसकी करेक्शन सिखा दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि IAS 16 भूलने दूंगा आपको? नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा कुछ ना कुछ आपके साथ। आपको एक सवाल भी दिया गया था होमवर्क में, उस सवाल के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट भी थी, दस्तगी लिमिटेड, कितने जो ने अटेम्प्ट किया? वो कुछ समझ आ रहा था? थोड़ा बहुत आया तो 60-70% सवाल हो गया था। तो इससे ज्यादा और क्या करना था आपने जी? अच्छा, इससे ज्यादा हो जाए तो कर लेना है पर्चे में। अप्रैल 15 2010 और 30 जून वाला जुलाई 15, जो कि हमारी डेट से हमारा ईयर क्या है? 30 जून 10। तो इसलिए हमें इसकी इंशाल्लाह जरूरत कोई नहीं पड़नी। हम रिसीट पेमेंट बनाते हुए इसको इग्नोर करेंगे, ऐसा ही है। लेकिन डे 1 से सिखा रहा था CWIP की कॉस्ट के अंदर इस बिल ने भी आना, ठीक है बेटा। क्वार्टर पूरा होता है ना, तो 3 महीने में जो प्रोग्रेस होती है उसका बिल भेजता है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने काम करके जितनी बिल्डिंग मंजिल 1-2 बन गई उसका बिल भेजा, तो वो बनी हुई बिल्डिंग का ही बिल भेजते हैं। जो प्रोग्रेस बिल रेज हो रहा है, प्रोग्रेस इतनी हो गई, ये लो जी इतना बिल है। 30 जून तक इतनी बिल्डिंग बन चुकी थी, पेमेंट 15 जुलाई को चाहे करो, रिसीट पेमेंट मत लेना, लेकिन एसेट की कॉस्ट में एसेट इतना बन चुका है तभी उसने बिल भेजा है। ये तो हमने पहले दिन ही कहा था, मैंने कहा था जिस दिन बिल आएगा उस दिन आपने एंट्री करनी है CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी क्रेडिट और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर, और फिर 15 दिन बाद पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है ना। ये बिल्डिंग बन चुकी है, कैसे उसने प्रोग्रेस बिल रेज कैसे कर लिया? अगर बिल्डिंग नहीं बनी, 30 जून तो बिल भेज रहा है कि ये बिल्डिंग अगले 3 महीने में बनेगी। नहीं, ऐसे नहीं होता नॉर्मली। ये बिल्डिंग बन गई है भाई, ये पकड़ो बिल, हमने कहा अच्छा 15 दिन बाद आके ले जाना, ठीक है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद द अंडर मेंशन प्रोग्रेस बिल्स वर रिसीव्ड, क्या मतलब? ये ग्रॉस है, ये बिल की अमाउंट गिवन थी, और सही है। अब ये बिल, क्योंकि उसने क्या कहा है, द अंडर मेंशन प्रोग्रेस बिल्स वर रिसीव्ड एंड सेटल्ड एज पर एग्रीमेंट, तो ये ग्रॉस बिल थे। इस ग्रॉस बिल में से 10% एडवांस, 5% रिटेंशन मनी और फिर नेट। वैसे तो आगे जाना चाहिए था ग्रॉस बिल, आपने तो बिल्कुल इधर ग्रॉस बिल लिखा होगा, फिर इधर एडवांस, फिर रिटेंशन, लेकिन अब मैं इस यहीं पर ही बना रहा हूं ना, ठीक है। तो मैं यहां पर जगह बना लेता हूं, 10% एडवांस की भी इधर इस तरफ बना लेता हूं, 5% रिटेंशन मनी। गुजारा चलेगा अगर तरतीब ऐसे हो जाए तो? भाई तरतीब ऐसे हो जाए, गुजारा चला लोगे? मेहरबानी है आपकी बड़ी, बहुत कुछ लिखने से मैं बच जाऊंगा। क्यों उलट चल पड़ते हैं, यानी कि इधर ग्रॉस होता था, फिर एडवांस, फिर रिटेंशन, फिर नेट था ना, मैं इधर ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, इजाजत है। ग्रॉस बिल आया, कहता है नहीं इजाजत, बिल आया, अच्छा उसको की बात जी। और यार आ जाया करो यार टाइम से, कौन सा टाइम है यार, हद हो गई यार। इधर हमने जब कुरैशी स्टील के साथ एग्रीमेंट कर ली, नहीं कुरैशी स्टील ने एग्रीमेंट किया, हम कुरैशी स्टील है जी। ये ग्रॉस बिल रिसीव हुआ, इसमें से उसने कहा भाईजान 30 रुपए दे दें, हमने कहा ठहर जा भाई, थोड़ा तुझे पहले से दे चुके हुए हैं 30%, सॉरी 30 का 10%, 3 मिलियन, थोड़ा सा रख लेंगे फिर कभी देंगे, कितना 1.5, बाकी भी 15 दिन बाद आके लेना। हाँ, नेट बिल, नेट पेड, बल्कि यूं लिखता हूं, ये यूं लिखता हूं, ऊपर उधर भी ग्रॉस इधर लिखा हो ना, नेट बिल पेड। भाई सवारी बाजी बिठा लें, जगह ना छड़ के बहना कभी जी। हाँ जी, 30 का बिल आया, हमने कहा 3 पहले दे चुके थे, 1.5 फिर कभी देंगे, और अभी कुछ दिन बाद चेक बना के दे देंगे तुम्हें, कितने का बता दो? हाँ
भाई इस तरह से लिखा कोई एतराज तो नहीं है? नए सिरे से कहते हो तो बना लेते हैं, चलेगा ना काम। बस वो मैंने आपको तरतीब सिखाई थी, ग्रॉस पहले रखते थे फिर 10% जरा उलट चला दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही जी हर बिल के बारे में बता रहे हैं आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं ये 2 माइनस होगा, ये 1 माइनस होगा और ये 17 पे हो जाएगा, ये 1 माइनस होगा, ये 0.5 माइनस होगा और ये आप बता रहे हैं 8.5 पे कर दें। फिर यहाँ पर 1.5 माइनस होगा, 0.75 माइनस होगा और दस दे नहीं है उनकी चुप कर गए हैं। 12.7 13 वाला कौन था? वो टार्जन था। 12 पॉइंट, ठीक है। ये बिल्स हैं जनाब। अब हमने इधर देखो ना यार, हमने इनवॉइस डेट पर ग्रॉस अमाउंट के हिसाब से बिल रिकॉर्ड करना होगा और पेमेंट डेट पे नेट बिल के हिसाब से पेमेंट करनी होगी। ये येलो विद येलो, ग्रीन विद ग्रीन, ठीक है। गो ग्रीन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हैज बीन फाइनेंस्ड थ्रू फ्लोइंग रिसोर्सेज, बह रहे थे ये रिसोर्सेज। इनमें से पहला है राइट इशू। ये भी तो था ना उधार, एक सवाल में देखा था अप्लाई सही नहीं हो रहा था, यहां अप्लाई भी सही हो रहा था, ठीक है ना। तो फुल फ्लैज सवाल था जिसमें तकरीबन सारा कुछ ही आ गया। गवर्नमेंट ग्रांट नहीं थी बस इसके अंदर, वो दूसरे सवाल में हम इससे पहले वाले टेस्ट में देख चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, इशू ऑफ राइट शेयर्स अमाउंटिंग टू 15 मिलियन। राइट शेयर्स के बारे में हम बहरहाल इसकी एंट्रीज वगैरह भी सीखेंगे, बहुत कुछ हमने इसके बारे में भी करना है। फिलहाल तो मैंने सिर्फ आपको ये कह दिया था कि इशू हुए शेयर्स मतलब जैसे ओनर घर से पैसे लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो ये राइट शेयर इशू करना, बेसिकली ये राइट इशू का मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स इशू करना। लॉ वगैरह तो आपने पढ़ा ही हुआ होगा, नहीं पढ़ा हुआ लॉ आज तक? अच्छा, ऐसे कुगू बन के बैठे होते हैं जैसे राइट इशू का नाम ही पहली बार सुना हो, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को न्यू शेयर्स इशू करना, ठीक है, ओके। और यार एग्जिस्टिंग हो या नए हो, हमें फिलहाल तो सिर्फ ये देखना है पैसे आए हैं, शेयर होल्डर से आए हैं, कैश डेबिट हुआ है, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है। कैश जो डेबिट हुआ है वो हमारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है हमने, ठीक है। बस इतनी सी बात। हाँ भाई, राइट शेयर्स इशू किए 15 मिलियन के ऑन 1 सितंबर 2009, ठीक है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी। The company has been following a policy of paying 20% dividend for the past many years. तो ये एक नई चीज हमने यहां पर ऐड करनी थी, डिविडेंड ऑन शेयर्स। हैं क्या? क्यों नहीं लिख के नहीं काटना था पर्चे में जी? क्यों 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 इग्नोर करना था? क्यों इग्नोर? ये तो आपके लिए मैं लिख रहा हूं, पर्चे में नहीं लिखना था, आपके लिए लिख रहा हूं। क्यों बोले तो उसूल लिखवाया था। नहीं बेटा, मैंने एक उसूल भी लिखवाया था, प्लीज वो नहीं, हंसने की बात नहीं है, उसूल याद कराओ। नहीं, मैंने कहा था इक्विटी बोरोइंग नहीं होती, इसलिए एक ही बात नहीं है, इक्विटी बोरोइंग नहीं होती, इस वजह से इसकी कॉस्ट यानी डिविडेंड भी बोरोइंग कॉस्ट नहीं होती, तो ये कभी भी यहां पे नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन पैसे तो आएंगे, उनको हम इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है जी। चलो ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या हुआ भाई? इसका मतलब ऐसी कोई लाइन पर्चे में दे दे तो दिस विल ओनली बी टू परेशान यू, सो यू विल नॉट बी परेशान, यू विल जस्ट इग्नोर दिस लाइन और यू विल टेल योर हार्ट एंड योर माइंड दैट इक्विटी इज नॉट अ बोरोइंग, देयरफॉर डिविडेंड जो कि इक्विटी की कॉस्ट होती है इज नॉट अ बोरोइंग कॉस्ट। नेक्स्ट, ओके, बैंक लोन ऑफ 25 मिलियन ऑब्टेन्ड ऑन 1 दिसंबर 9। बता नहीं रहा ये स्पेसिफिक है या जनरल है, क्यों, कहां लिखा हुआ है? और नीचे जनरल लोन देना इज नॉट अ निशानी दैट दिस इज स्पेसिफिक लोन, ये खामोश है इसलिए ये स्पेसिफिक लोन है, यही उसूल बनाया था। वो अलग बात है कि नीचे रनिंग फाइनेंस लिख दिया, खामोश तो उस केस में भी है, पर मैंने कहा था रनिंग फाइनेंस तो हो ही नहीं सकता स्पेसिफिक लोन, वो तो होता ही जनरल पर्पज लोन है, ठीक है ना। तो ये है स्पेसिफिक लोन। इसकी क्या टर्म्स हैं? वो कहता है जी बैंक लोन ऑफ 25 मिलियन वॉज ऑब्टेन्ड on 1 दिसंबर 2009. Loan carries a markup of 13% per annum. Principal is repayable in 5 half yearly equal installments. 5 मिलियन ना भी लिखता तो पता लग जाता कि हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, पांच हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, तो 25/5 करते तो हम कहते हैं हर 6 महीने बाद 5 मिलियन देना है, लेकिन उसने ये 5 मिलियन भी निकाल कर दे दिया। 25/5 25 का लोन है ना, ओ भाई समझ आ रही है? ऐसे देख रहे हो जैसे जिंदगी पहली बार सवाल का टेस्ट दिया था, कसम से दिया था टेस्ट। अच्छा, ये सवाल किया था
हाफ। अच्छा जी, भाई 25 मिलियन का लोन लिया है, 5 बराबर किस्तों में वापस होना है, तो 25 की 5 किस्तें बनानी है तो डिवाइड बाय 5 ही करोगे ना, तो 5 मिलियन की एक किस्त बनती है, लेकिन उसने निकाल के दी हुई थी। ठीक है, क्यों कह रहा है इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5 मिलियन ईच पे करनी है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी देना है, कमेंसरिंग फ्रॉम 31 मई 2010, यानी 6 में। देखो ना, लोन किस दिन आया, यकम दिसंबर 2009 पे। अब दिसंबर का महीना भी था, ये यकम जनवरी से नहीं गिनना था, दिसंबर 2009, क्योंकि 30 जून वाला साल है ना, 30 जून वाला साल है दिसंबर। ये एक मुसीबत ये भी होती है, 30 जून वाला साल आ जाए साल में जी। दिसंबर 2009, फिर जनवरी 10, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 मई तक ये महीने 6 बनते हैं। यकम दिसंबर 9 से 31 मई 10 तक 6 महीनों का इंटरेस्ट जमा 5 मिलियन प्रिंसिपल 31 मई को पे होगा 2010 को। फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 6 महीने बनेंगे जिनका इंटरेस्ट जमा अगली किस्त 5 मिलियन की, ये वो 31, गलत गिन गया हूं, सही गिना ना, मई तो गुजर गया ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 6 महीनों का इंटरेस्ट जमा लोन की किस्त, ये 30 नवंबर की शाम को पे होगी, और फिर उसी तरह से यकम दिसंबर से अगला साल चल पड़ेगा, अगले 6 महीने। ठीक है ना, तो 6 महीने बाद। लेकिन हमारे साल में सिर्फ 31 मई 10 वाली एक पेमेंट आनी थी 5 मिलियन की, और इंटरेस्ट नहीं आना था। ठीक है, अच्छा, ओ हमारा फेवरेट लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी हैं। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ 0.5 मिलियन, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ये नंबर तो अभी ले लेंगे, वर डिडक्टेड बाय बैंक। ठीक है, एक तो ये फटाफट लिख दो, ये मुफ्त के नंबर मिस ना हो जाए कहीं बाद में। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस उन्होंने खुद दे दिए 0.5 मिलियन। ठीक है, तो सही है, नजर आ रहा है ना सबको? ओके लेकिन रिसीट पेमेंट में भी इसको ले लेना है, यानी कि जिस दिन लोन आ रहा है उस दिन आपका ये लोन तो आ ही रहा है, साथ ही साथ ये 0.5 मिलियन जा भी रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर 31 मई को लोन की वापसी हो रही होगी। ठीक है, प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट भी पे होगा। ठीक है, ओ सरप्लस फंड्स विच वर अवेलेबल वर इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एट 8%। इन्वेस्टमेंट इनकम ना हो तो मजा ही ना आए हैं जी, तो ये भी है 8% सरप्लस फंड्स की इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम का रेट है। नेक्स्ट नंबर 3, कैश विड्रॉल फ्रॉम एग्जिस्टिंग से भी लग रहा था पता, और रनिंग फाइनेंस ने तो फिर कंफर्म कर दिया, तो है ही कौन सा, जनरल लोन। ठीक है जी, तो ये जनरल लोन का पॉइंट था जी। एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस प्रोवाइड बाय बैंक, एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस फॉर द ईयर वाज 60 मिलियन, मार्कअप चार्ज बाय बैंक वाज 9 मिलियन। ठीक है, अब इस सारे को, वैसे तो यहीं पर ही 1 मिनट का काम है कि हम वो इंटरेस्ट रेट निकाल लें जिसपे कैपिटलाइज करना है, लेकिन आपको पता है हमने जरा एक बात पक्की अपने ज़हन में बिठाई हुई है ताकि ये बात हमें कभी कंफ्यूज ना करे कि जनरल लोन वाली एडजस्टमेंट का हमने क्या करना होता है, लोन का आना, लोन का जाना, लोन के इंटरेस्ट का पे होना, इससे हमें कोई सरोकार नहीं होता। हम सारा सवाल कर लेते हैं, एंड पे हमें डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन या ईयर एंड तक जो इंटरेस्ट निकालना होता है जनरल लोन पर, उसके लिए जब रेट चाहिए होता है तो फिर इस लाल डिब्बे की तरफ आते हैं। अगर एक ही लोन हो तो अल्हम्दुलिल्लाह करके रेट उठा लेते हैं, और अगर ज़्यादा हो तो भी उनको उनकी कैपिटलाइजेशन रेट के लिए जो है वो हम एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो सवाल फिर शुरू करते हैं जी। सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा हुआ है कि आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन ये ले लिया करना है, लेकिन आपको पता ही है उसके लिए आपको कमेंसमेंट और सिजेशन भी देख लेनी चाहिए। ठीक है, तो कमेंसमेंट ऐसे करके लिख लेंगे कमेंसमेंट, और इसमें जो लेटर डेट होगी उसी को ही लिख लेंगे, लेटर शेटर हमें पता है अब। ठीक है ना, लें जी, यकम जुलाई 9 पे साइन किया एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन, इट वाज एग्रीड दैट फैक्ट्री वुड बी रेडी फॉर यूज फ्रॉम यकम जनवरी। उन 11 टर्म्स ऑफ पेमेंट ये हैं कि एग्रीमेंट के वक्त 10% पेमेंट हो गई है, तो फर्स्ट पेमेंट भी इसी दिन हो रही है। वर्क स्टार्टेड कहीं लिखा नहीं हुआ, तो इसका मतलब वर्क स्टार्टेड भी यकम जुलाई को ही होगा ना, फिर पहले क्वार्टर के एंड पे वो बिल भी दे रहा है। जब साइन कर दिया एग्रीमेंट, जब 10% एडवांस दे दिया, तो वर्क स्टार्ट भी इसी दिन ही हो रहा होगा ना फिर, इन द केस ऑफ खामोशी ऑफ सवाल। तो वर्क स्टार्टेड भी यकम जुलाई लेंगे, और फर्स्ट पेमेंट भी 10% एडवांस की इसी दिन हो रही है यकम जुलाई को, तो फर्स्ट पेमेंट वर्क स्टार्टेड। लोन रिसीव किस दिन हुआ? ओ सारी लड़ाई खत्म कर दी। उसने कहा क्यों लड़ते हो वर्क स्टार्टेड पे, क्यों ढूंढते हो उसको, लेटर तो मैं हूं। ठीक है, होता रहे लोन रिसीव, होता रहे काम, कमेंसमेंट के अंदर होता रहे काम शुरू। जब लोन ही नहीं है तो कौन सा इंटरेस्ट, तो इसका मतलब कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट तो हमारी बनेगी यकम दिसंबर 2009 की डेट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये भी मैंने माना कि प्रोजेक्ट हमारा
कंप्लीट जब हो रहा है उस दिन की डेट हमें गिवन है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उस डेट का, हमारी सीजेशन जो है वो सीजेशन वर्क कंप्लीशन तक गई नहीं, बल्कि पहले ईयर एंड आ गया 30 जून 2010। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ इतने अरसे की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने की इजाजत है, वो है 7 मंथ्स। ठीक है जी, ओके, समझ आया? कितने बच्चों ने ऐसे कर लिया था? चलो लग जाएगा पता। अच्छा जी, अब 1 दिसंबर से 30 जून तक 7 महीने बनते हैं, जिसमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 6 महीने तक 25 मिलियन आउटस्टैंडिंग रहा। 31 मई की शाम को 5 मिलियन रीपे हो गया तो 20 मिलियन आउटस्टैंडिंग रहा। मैंने कहा था जितनी किश्तें आ जाए ना आपके साल के अंदर, उतनी दफा आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन निकालना पड़ता है। कितने बच्चों को ये बात याद रही थी? हाथ कम होते जा रहे हैं यार, इतना आसान सवाल था, पता नहीं क्या करते हैं आप लोग जी। और कहीं पे भूल गया, क्या बोला? सस्पेंशन भी डाल देनी चाहिए थी सवाल में, जहन से निकल गई, अब याद आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, पता ही आपको, अगर सस्पेंशन आ जाती, रूटीन वाली होती तो इग्नोर कर देते, नॉन रूटीन होती तो हम क्या करते, मंथ्स लिखते जाते और फ्रैक्शन लगाते हुए थोड़ा सा गैप रख लेते। ठीक है, चलो कोई नहीं, अब आपको ये रिवाइज तो हो ही गया, उतना मसला ही कोई नहीं, सस्पेंशन है ही बड़ा आसान। ठीक है जी, कोई मंथ्स के अंदर नहीं लिखेंगे, हम सुकून से सवाल करेंगे। 25 मिलियन इंटू इंटरेस्ट रेट कितना है? 13%। देखो ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन लेने के लिए हमें रिसीट पेमेंट का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। अब आखिरी 2 मिनट पर्चे में पड़े थे तो ये लिखकर पर्चा दे दिया आपने, नहीं अगला काम किया तो ये नंबर 2 तो मिल गए ना। तो ठीक है, तो 25 मिलियन क्या रेट है इंटरेस्ट का? 13%। अब इंटू 6/12, 7/12 करने वाले 6/12 आएगा, और 7वां महीना तो 20 मिलियन के हिसाब से होगा 13% इंटू 1/12। ठीक है जी, कितने बच्चों ने सही कर लिया था? कम होते ही जा रहे हैं हाथ। नेक्स्ट थिंग इज इन्वेस्टमेंट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। ठीक है जी, तो ये दोनों चीजों के लिए ही हमें रिसीट पेमेंट चाहिए होता है, और रिसीट पेमेंट के लिए हमें नंबरिंग चाहिए होती है सवाल। ठीक है, तो नंबरिंग करते हैं जी बच्चों। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में 1 सितंबर को, उससे पहले 1 जुलाई, 1 जुलाई एडवांस पे हो रहा है, नंबर 1। फिर जुलाई अगस्त गुजरा ही था कि सितंबर को इक्विटी आ रही है। कहा था आपको कि कुछ भी नहीं पड़ा हो तो प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। ठीक है, जनरल लोन का जिक्र कर दिया ना, वहां से करो पेमेंट, काम तो शुरू। हाँ, अगर स्पेसिफिक बेटा होगा तो ना, स्पेसिफिक लोन है ही नहीं तो आप क्या, आप पेमेंट ही नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कॉन्ट्रैक्टर जरा सब्र करो। ठीक है, जब तक स्पेसिफिक लोन नहीं, पहली पेमेंट तो हमें स्पेसिफिक करनी है, वो खत्म होगा तो जनरल पे जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। यही तो कंफ्यूजन लाना चाह रहा था मैं जी। इक्विटी आ गई है तो फिर जनरल लोन को रोक देंगे, नहीं, लेकिन जनरल लोन से जो पैसे निकल जाते हैं वो तो निकल जाते हैं, उनकी तो जी 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 जी, वो मैं रिसीट पेमेंट बनाता भी, देखते हैं। ठीक है, क्या होना है आपके साथ जी। 1 सितंबर को राइट शेयर्स आ गए, फिर सितंबर गुजरा, अक्टूबर आया, इधर देखो अक्टूबर को भी कुछ हो रहा है। अक्टूबर को यहाँ पे कहाँ पे लिखूं, 30 के साथ लिख लूं, ये 25, ये 3, ठीक हो गया। फिर अक्टूबर में और कुछ हो रहा है, बोलो, आपको तो बहुत कुछ हो रहा है दिल को। नवंबर में कुछ हो रहा है, दिसंबर में लोन रिसीव हुआ, साथ ही लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी इसके। तो जरूरी नहीं होता सारा सवाल सही करना, जो फिगर सही पहुंचाई होंगी उनके नंबर मिलेंगे भाई, क्या हो गया, जो फिगर सही पहुंचेंगे उनके नंबर मिलेंगे, टेंशन ना लिया करें। अच्छा, उसके बाद लोन प्रोसेसिंग चार्ज, सारा गलत नहीं होता जी, एक पहली फिगर गलत होने से सारा सवाल गलत नहीं होता। जिसने जहां जहां जो स्टेप सही किए होंगे, गलती पे गलती, नंबर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, मार्क्स मिलेंगे आपको। सवाल अटेम्प्ट करना, हाँ यही आप लोगों का मसला है, कर दिया करें अटेम्प्ट। वैसे आपको पता था गलती हो गई है, ये भी तो है ना। बेटा अभी बना लेते हैं सीट, चलें बेटा पूरी बात याद करें। अच्छा जी सुने, चले सुन, ये इसीलिए टेस्ट में दिया था, बड़े खुश आए थे, देख लो। ठीक है बेटा, देख लेते हैं ना, फिर रिसीट पेमेंट बनना नहीं है। वैसे मैंने ये बात थोड़ी देर पहले की है, लेकिन जरा सब्र कर जाओ जी। 1 दिसंबर को लोन आया, प्रोसेसिंग चार्जेस माइनस हो गए, उसके बाद दिसंबर में और कुछ हो रहा है, प्लीज चुप करें भाई, चुप कर जाओ। दिसंबर में और कुछ हुआ, जनवरी में इज है एक पेमेंट, नंबर 5। फिर जनवरी में और कुछ, फरवरी में, मार्च में भी कुछ नहीं है, अप्रैल में,
फिर मई में इज, ये मई में नंबर 7 आ गया। ओह 7 तक कभी पहुंचा ही नहीं था सवाल। रिसीट पेमेंट भी कभी 7 तक गया था, चला गया आज। कहा था आप लोगों को कि ध्यान सवाल करना। अच्छा जी, उसके बाद जून नहीं है कुछ, और जुलाई इसको इग्नोर कर देंगे। रिसीट पेमेंट के लिए इग्नोर कर देंगे, लेकिन बिल की हद तक याद रखेंगे, क्योंकि हम बिल की अमाउंट की एंट्री करते होते हैं। आपको पता है CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर या कैश क्रेडिट। और जब पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री फिर हम करते हैं पेएबल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। चलो छोड़ो आपस में बातें ना करो, अब तो सदमा बस महसूस करो, ठीक है? ओके चलें जी, सवाल तो खत्म हो गया। फिर अब रिसीट पेमेंट बना लेते हैं। वर्किंग ट्यूब, और यकीन करें जिस बच्चे ने भी अटेम्प्ट किया पूरा सवाल 18 में से 11-12 नंबर वो भी ले उड़ेगा, लेकिन अटेम्प्ट करना जरूरी है ना। जिनको पहले से पता लग जाता है हमारा सवाल गलत है और वो रोक देते हैं, उनको क्या नंबर मिलने हैं? आइए देखो भाई, इधर देखो भाई, इक्विटी मैंने यहां पर प्रेफरेंस ऑर्डर आज भी नहीं छेड़ना। मसला ये होगा कि इक्विटी या स्पेसिफिक लोन में कुछ पड़ा ही नहीं होगा, काम तो शुरू करना है ना। तो मैंने आपको कहा था कि एक सिचुएशन सिर्फ आती है जिसमें रिसीट पेमेंट आपको लेटर से नहीं बनाना होता, ठीक है? वो सिचुएशन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दिस वाज दैट सिचुएशन। ये वाहिद सिचुएशन है जिसमें आपका रिसीट पेमेंट लेटर डेट से नहीं। मैंने कहा था ना एक आती सिचुएशन, मैंने ये भी कहा था कि डिस्कस करेंगे, ठीक है? और ये भी कहा था कि वो टेस्ट में भी हो सकता है। सुने, देखें मेरी बात सुने, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कॉमन सेंस की बात थी। ये कॉमन सेंस की बात थी। ऐसी बात पर्चे के अंदर हो सकती है, कहीं पे लिखी हुई तो है नहीं ना, लेटर वाली कहीं पे लिखी हुई है स्टैंडर्ड के अंदर, ना ऐसी बात लिखी हुई है स्टैंडर्ड में। तो वही बातें लिखी हुई हैं जो आपको पढ़ा दी हुई थी। अब थोड़ा बहुत तो दिमाग इस्तेमाल करना आना चाहिए ना। प्लेट में रख के टेस्ट मिले जी, हम तो वो स्पून फीडिंग चाहते हैं, मजा नहीं आता ऐसे। चुप, खामोश, ठहर जाओ यार, ठहर जाओ। देखो मेरी बात सुनो, मेरे बच्चों मेरी बात सुनो। ICAP में जाने से पहले जो समझ आ जाए वो अच्छी बात होती है, ठीक है ना? ये ऐसी बात वहां जाके समझ आती, पर्चे के बाद आके समझ आती तो ज्यादा बेहतर था। ये अभी वेले सिर समझ लग गई तो ज्यादा फायदा है। उठ जा लोगों की नींदा उड़ गई ने, तू सुता है पुत्र। जनरल पेमेंट टेस्ट दिया, सही किया बेटा इसने, देख लेना ये सही किया था ना, ये वाला काम सही किया था। हाँ देखा, बड़े आए तुम लोग, टेस्ट नहीं दिया। सो जाओ भाई। नंबरिंग आप लोगों ने कर ली अपने पेपर पे, अब मुझे जरा वहीं से लिखवा दे, मैं बार बार नहीं आ जा रहा जी। सबसे पहले तो 10% एडवांस, अब चूंकि कंस्ट्रक्शन पेमेंट तो हो रही है ना, प्रोजेक्ट तो शुरू हो गया, ठीक है? तो 1 जुलाई 9 पर एडवांस पेड कितना बनता है जी? एडवांस 100 मिलियन था, इंटू 10%, 10 बनता है। अब इधर देखो, इक्विटी में से पे कर दूं? कहां से आई इक्विटी? स्पेसिफिक लोन से पे कर देता हूं। कहां है स्पेसिफिक लोन? तो फिर एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी तो पड़ी है ना, वो तो ये नहीं कह रहा कि अच्छा मसला तब होता। हमने वो गवर्नमेंट ग्रांट वाला सवाल किया था, याद आ रहा होगा आपको, बल्कि शायद वो मैंने थोड़ा सिखाने की कोशिश की थी पास पेपर 1 से। वो सिचुएशन होती तो वो क्या सिचुएशन थी? उसमें जनरल लोन था ही नहीं, उसमें जनरल लोन था ही नहीं। तो फिर अजम्पशन क्या है? वो अपनी कैश की जेब से उन्होंने दिए होंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन यहां पे जनरल लोन पड़ा है, ठीक है? तो सबसे पहली पेमेंट आज लो। आप कहोगे ऊपर बैलेंस आ नहीं रहा, कभी आता था क्या? जनरल लोन का बैलेंस कभी ऊपर आता था क्या? यहां कभी हमने कुछ पॉजिटिव लिखा था? यहां से तो हमेशा नेगेटिव ही होता था, ठीक है? ओके, होप यू एंजॉयड। देखो ना, अब इसमें हम कैसे लेटर डेट से बनाते? इसमें तो इस 10 को 1 जुलाई 9 से 30 जून 10 तक कैपिटलाइज करना था जनरल लोन्स में, क्योंकि ये डेट ऑफ पेमेंट से, और चुप कर जाओ, डेट ऑफ पेमेंट से सिचुएशन तक जाता है जनरल लोन, ठीक है जी? 2 बताएं, 2। ओ आ गए, पैसे भी आ गए, पैसे भी, ऐसे टेंशन ले रहे थे। यकम सितंबर 2009 राइट इशू हुई, इसलिए मैं पहले ये सवाल कराया। बाकी तो आसान सवाल थे सारे पर्चे के अंदर, ये भी आसान ही था। जिसको मुश्किल भी लगा 18 में से 7, 8, 9, 10 नंबर ले जाएंगे वो, अगर फाइट किया उन्होंने, और यही करना होता है जी। राइट इशू कितना? 15 पॉजिटिव, आगे पैसे। इससे बैलेंस लिख दे, इसको बैलेंस में लिख दें, इसको बैलेंस में लिख दें ना, इसको बैलेंस में नहीं लिखना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट, इस पे इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, हमने बताया था, ठीक है? जनरल में भी नहीं लगता, इक्विटी पे भी नहीं लगता, ठीक है? सही है? लगता गवर्नमेंट ग्रांट पे भी नहीं है। आप कहोगे सर
कैसे कहोगे सर आपने उस सवाल के अंदर तो इन्वेस्टमेंट इनकम बेल वाले में निकाली थी। भाई बिल्कुल निकाली थी, अदर इनकम में ले गए थे। मैं तो सब बात कर रहा हूं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस सिर्फ होगी स्पेसिफिक लोन वाली। अगर गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर कोई सरप्लस फंड की इन्वेस्टमेंट कर दिया अदर इनकम, इक्विटी में से कोई सरप्लस फंड की इन्वेस्टमेंट कर दिया अदर इनकम, जनरल लोन से कोई कर दिया तो अदर इनकम। भाई हमारे यहां का ताल्लुक सिर्फ है स्पेसिफिक लोन के साथ, ठीक है ना। इन्वेस्ट ये पहले दिन बताई थी बात जब ये इन्वेस्टमेंट इनकम आई थी। चलें बहरहाल कोई नहीं, होता रहता है। उसके बाद नंबर, उसके बाद किसने क्या हुआ 30 नंबर को, 15 अक्टूबर को कुछ हुआ है। भाई नंबरिंग करा दी, अल्लाह के बंदे नंबरिंग करा, मैं खुद देख लेता हूं यार। नहीं आप बस 15 अक्टूबर को वो तो भला हो जाए 25.5 15 बड़ी आई इक्विटी, फर्स्ट बिल पेड, प्रोग्रेस बिल ही होता है बस। अब मैंने लो भाई बड़े पैसे अपने लो ले आए सन ओनर्स, पहले ही बिल ने सांस निकल गया सारी इक्विटी का। कितना 25.5 ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर इक्विटी ऐसे करोगे इक्विटी 100 मिलियन का प्रोजेक्ट था। चलो बकाया 10.5, ये जनरल लोन तो है ना हमारे पास, ठीक है। एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस इधर कुछ भी नहीं है। अच्छा ये खाली जगह पूरी की है। ओके चले जी, कोई नहीं, अल्लाह खैर करे, आगे बढ़े जी। उसके बाद मैं खुद डेट देखने आया नंबर 4 पे। ओ स्पेसिफिक लोन आ गया आपका फेवरेट। किस दिन जी, 1 दिसंबर 2009, लोन रिसीव। ये जो पहले नंबर पे लिखा करते थे आप, ये वही है जी। लोन रिसीव हुआ कितना, ये स्पेसिफिक लोन है 25। फिर इसी दिन लोन प्रोसेसिंग चार्जेस 0.5, और तो कुछ नहीं हुआ इस दिन। तो डिब्बा लगाओ, उसमें केक डालो और खाओ नहीं, रख दो साइड पे। ये फ्रिज में रखना है, इसको इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहां से फिगर जाती है बैलेंस में कितनी, 20, यहां पे भी लिखा करते थे 24.5, इसको उठाकर लिख दिया यहां पे 24.5। कैसा लगा सवाल फिर, अच्छा लगा ना। तो अच्छा है ना, तैयारी हो गई भाई, तैयारी होगी आपकी। उसके बाद जी 1 दिसंबर के बाद 4A 4B हो गया। फिर 5 क्या है, सेकंड बिल 17 मिलियन का पे किया, सेकंड बिल, ठीक है। तो किस दिन भाई, 15 जनवरी 2010, सेकंड बिल पेड। हो दिसंबर पूरा और जनवरी आधा, दिसंबर पूरा और जनवरी आधा, 1.5 महीने तक इन्वेस्टेड रहेगा। 1.5 महीना भी कभी आ सकता था सवाल में, आ सकता था, आ गया जी। कितना बिल पे किया, 17 मिलियन का, बड़े पैसे जी स्पेसिफिक लोन में। बकाया 7.5 भी इन्वेस्टेड रहेगा अभी, ठीक है जी। अब ये 15 जनवरी को इन्वेस्ट हुआ। उसके बाद जी नंबर 6 फिर बिल पे हो रहा है, और बोलो बस 7A भी है। हो जी 15 अप्रैल को 8.5 पे हुआ। सदमे से तो निकल आओ, और बच्चों सदमे से तो निकल आओ, कोई नहीं, हो जाता है, ये तो चलता है। तायरे लाहूती, अच्छा सॉरी ये दूसरा है उकाब, आप हवाई जहाज ना बने, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जी बोले ऊंचा ना उड़े, थोड़ा करीब रखें इसको। 15 क्या था, 15 अप्रैल 2010, थर्ड कंस्ट्रक्शन बिल पेड। कितने अभी भी 8 ये लिखना पड़ गया माड़ा जाए में जी। 8.5 में से 7.5 निकल गया, स्पेसिफिक का ये 0 हो गया, और 1 इधर भी आना है। सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज जी। उसके बाद बोले ये जी बोलने जोगे नहीं रहे आप। 31 मई पर 7A और 7B, 7A 31 मई पर 7A लोन रीपेड। इतना गुस्सा क्यों कर गए, लोन तस्वीर भी बनानी है ना आप। लोन रीपेड कितना जी, 5 का, जनरल में पड़ा है ना बैलेंस। उसके इसी दिन इंटरेस्ट पेड, और आपने, मैंने कहा था यहां पर डायरेक्ट बस 25 मिलियन इंटू 13% इंटू पूरे 6 महीने की पेमेंट ले ली। 1.63 भी कर दें, चलो 6 ना, चलो ठीक है जी, ठीक। अब ये दोनों एक दिन पे हैं, डिब्बा लगा लो ताकि एक ही बार इंटरेस्ट रेट लगा लो, और तो कुछ नहीं करना सी, और को 1.5 लाख जी। 6.63
लें। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। इंटरेस्ट क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, वही तो करते हैं। अगर सस्पेंशन आ जाए और बस ना ये खलो जो यार, अगर सस्पेंशन आ जाए तो ये बटे में फासला डाल देते थे। नहीं 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 नहीं, पेमेंट के लिए बात करनी है, बैंक ने नहीं आपसे इंटरेस्ट लेना रोकना। बैंक ने 6 महीने का इंटरेस्ट लेना है, आपने कहा जी 1 महीना सस्पेंशन रही है, उन्होंने कहा तो मैं की करा, पैसे मोड़ते सन, पैसे तुम्हारे पास ही पड़ा है ना, ठीक है। चलें जी फिर शुरू करते हैं जी। हंस क्यों रहे हैं, ये हंसी है या हादसा है? हादसा निकल गया आप लोगों का, ये हंसी है ना हादसा है सर, ये हादसा है, ये है एक्सीडेंट है। ओके शुरू करें जी। सबसे पहले जनरल लोन ही शुरू होना है, अल्लाह की मर्जी, पहली बार ऐसा हुआ जिंदगी में, बहुत सारी चीजें पहली बार होती हैं। 10 मिलियन जनरल लोन से पे किया 1 जनवरी जुलाई। जो जनरल लोन होता है उसका उसूल क्या बताया था, डेट ऑफ पेमेंट से फिर सजेशन तक, अगर ईयर एंड पहले आ जाए तो ईयर एंड तक, इसका मतलब इस 10 मिलियन के ऊपर पूरा साल इंटरेस्ट निकालना था। तो पहली बार ऐसा हुआ कि लेटर डेट से हमने नहीं बनाया, तो भाई ये वो सिचुएशन है जिसमें अगर आप लेटर डेट से बनाएं तो गड़बड़ है, वरना हर सिचुएशन के अंदर आपका वो काम चल जाना था। मैंने कहा था कि 99% क्वेश्चन जो हैं वो इस तरीके से हो जाते हैं कि लेटर से बनाएं, जो 1% नहीं होते वो आपके साथ मैंने आज डिस्कस कर लिया। अब तसल्ली हो जाएगी आपको, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। सर यही तो हमारा अच्छा तैयार था, और ऐसे करते हैं, हाँ ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। 10 मिलियन इन्वेस्टेड रहा, सॉरी जनरल लोन है, मिलियन जनरल से निकला, और अब हमें जरूरत पड़ी हमारे इंटरेस्ट रेट निकालने की, तो वो अब क्या अलग से वर्किंग करनी, यही निकाल लेते हैं। 9 बाय रेट कितना है जी, रेट कितना है जी 9/60 इंटू 100, 15%। लो ये यहीं पर ही निकला, इसकी अलग क्या वर्किंग करनी। चल भाई लाल डिब्बे तेरी सिर्फ हमें इतनी ही जरूरत थी। पंद्रह परसेंट इंटू बस 12/12, चलो कर दो। अच्छा मैं 12/12 इसलिए लिख रहा क्योंकि क्लास के बाद बच्चे आके पूछते हैं सर ये 12/12 की समझ नहीं आ रही, इसलिए बस ठीक है, ये पूरा साल रहा, ठीक है ना, ये पूरा साल, क्योंकि 1 जुलाई को पेमेंट हुई है, 1 जुलाई से 30 जून तक पूरा साल, ठीक है जी। उसके बाद 10.5 भी अभी जनरल लोन से पे हुआ, किस दिन देखो, इक्विटी को हमने लिफ्ट ही नहीं कराई, फिर जनरल लोन को पकड़ा, किस दिन जी, ये 15 अक्टूबर से ये पैसे, 15 अक्टूबर को ये पैसे निकले हैं जनरल लोन से 10.5, तो अक्टूबर से 15 अक्टूबर से कितने, किस अक्टूबर से 15, कितनी अमाउंट है 10.5 मिलियन इंटू 15% इंटू, अब जरा देखना अक्टूबर को साइड पे करो, अक्टूबर साइड करो, ठीक है, एक दफा, ठीक है, पूरा नवंबर पूरा दिसंबर और अगले पूरे 6 महीने, ये हो गए 7 महीने और आधा अक्टूबर। अच्छा मुझे फिर गिन, प्लीज मुझे फिर गिनने देते, मैंने कहा अक्टूबर को साइड पे कर दें, नवंबर दिसंबर ये 2 महीने पूरे और अगले 6, 8 महीने पूरे, 8 महीने और आधा अक्टूबर, कितना हुआ, तो 8.5, जबानी बताया था कि कभी ऐसे हो तो 1.5 कर लेना, एक बार बताया था, मुझे याद है, आपको याद हो ना याद हो, 8.5 डिवाइडेड बाय 12। क्या हो गया आप लोगों को, परेशान क्यों हो गए हैं, बीपी लो हो गया, और यार शुक्र किया करो, ये ऐसे नहीं यार काम चलेगा, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, नीचे जगह ही कोई नहीं, 8.5/12, शुक्र किया करो, पर्चे में जाने से पहले ऐसे हादसे हो जाते हैं ना। अच्छा जी, उसके बाद ओ जनरल लोन खत्म, हाँ अभी तो खत्म, अभी तो स्पेसिफिक लोन आया और इन्वेस्टमेंट इनकम का चक्कर पड़ गया, ये 1 दिसंबर से पूरा दिसंबर, पूरा आधा जनवरी, 1.5 महीना बस, चलो जो है बिस्मिल्लाह, कितना जी, कितना बैलेंस इन्वेस्ट किया, 24.5, इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट था 8% इंटू 1.5/12, 1.5/12, ठीक है। उसके बाद अभी भी है बैलेंस, सब कुछ तो था इस सवाल में, कैसा ब्यूटीफुल क्वेश्चन था जी। आधा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च और आधा अप्रैल, कितने महीने, 3 बेटा, फिर गिन लो जरा एक बार तसल्ली ना, आधा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, आधा अप्रैल, तो आधा जनवरी आधा अप्रैल 1 महीना, और अब वो जी सर दिनों के हिसाब से आए, उन्होंने कहा था मंथली बेस पे गिन लेना, बस ठीक है ना, प्लस माइनस थोड़ा बहुत तो होता है। जी फरमाएं कितना बैलेंस पड़ा है, 7.5, कितने जोर का पड़ा है आपको ये सवाल, अच्छा इंटू 3/12 जी। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे, चीजें क्लैरिटी में आ गई ना, सामने आ गई, किधर गया सवाल वाला भाई, इधर से सवाल कर रहा था जो बढ़ के सवाल कर रहा था, क्लियर होगी ना चीजें, जब चीज सामने आ जाती है ना सोल्यूशन तो फिर तो क्लियर हो जाती है ना, आइंदा के लिए जी।
उसके बाद भाई कहानी रुकी नहीं, अभी कहानी रुकी नहीं, लाल वाला मार्कर बॉल पॉइंट फिर बाहर आ चुका है। 1 मिलियन फिर जनरल लोन से पे हो रहा है 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को पे हो रहा है ना, तो फिर आधा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, हर चीज रोकनी है, तो 2.5 महीने आ जाओ भाई बिस्मिल्लाह। 1 मिलियन, ओनली 1 मिलियन है ये, इंटू 15% इंटू 2.5 है, 2.5 बाय 12। अच्छा 2.5 1.5 ये तो किया था ना पर्चे में, इतना तो पता है कि ये भी नहीं किया सर आपने, कभी कराया ही नहीं था आपने, कभी 1.5 लिखवाया नहीं था हमें सवाल में, हमने तो 1 नहीं लिखा था, ऐसे तो नहीं किया कुछ, खुदारा ऐसे नहीं करना जी। उसके बाद आखिरी पेमेंट, चलो जी मुकाइए सवाल, क्या यार कुछ और भी करना था आज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर्स भी करने थे है ना। 6.63 सर उस जोगे रही को नहीं असी हूं, 6.63 मिलियन इंटू 15% इंटू, अब देखो 31 मई है तो फिर सिर्फ जूने का महीना जी। बस भाई बस भाई बस भाई, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना। कैलकुलेटर्स तो बाहर निकाल लीजिए अब। 0.5 ओके जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, इन पहली दो ब्रैकेटों का टोटल बताएं, ब्रैकेटों का है, जरा चेक भी करते रहे जी। 1.84, एक मुलाजिम कैलकुलेट करता रहे, एक लिखता रहे, तो बाकी चौधरी साहबान वेले ना बैठे, चेक करते रहे कि मुलाजमीन काम ठीक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अच्छा जी बड़ी मेहरबानी। इन्वेस्टमेंट इनकम की दो ब्रैकेटों का जवाब दें। 0.395, 0.4 कर लें, अच्छा नहीं करते, माइनस करना है इसको, इनको नेट करके जवाब बता दें। 1.4, 1.45। ओ भाई किधर जा रहे हैं यार जी। उसके बाद ये जनरल लोन की 4 ब्रैकेटें हैं, इनका जवाब दे दें। 2 पॉइंट, ये जरा चेक कर लें जी सारे बच्चे। उसके बाद ये तो कुछ है नहीं, डिविडेंड शिविडेंड, तो टोटल 4.18। कैसा जबरदस्त सवाल था। अच्छा जी अब इधर देखें 4.68 है जी, जो आंखो जरा इसको एक बार तसल्ली से देख लें। अच्छा कुछ बच्चे बोले जा रहे हैं, पता नहीं क्या ताजियत कर रहे हो एक दूसरे से। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, ठीक है, अभी तो ये 4.68 निकला है, ये वाली फिगर 4.68, लेकिन चूंकि ये रिक्वायरमेंट है इसलिए अब इसके ऊपर लाजमी लिखना था, जिसने ना लिखा हो 1 नंबर काट लेना उसको। जी 4.68 प्लीज बेटा, बस कोई बात नहीं, हो जाता है, अब जो होना सी होते हो गया है, जो गुजर गया भाई कह रहे हैं उसे शायर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अकाउंटेंट बनने की कोशिश नहीं कर रहे जी। अच्छा एक और चीज भी अब जेहन में आ रही है, कंसल्टेंट या परमिट फी भी डालनी चाहिए थी, ये 2 चीजें मुझसे रह गई, लेकिन चलें आ जाती तो आप कहते जी ये तो मुफ्त के नंबर होते हैं ना, सचमुच जी। चलें जी अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स, ये बेटा सारे ही बिल देखना जरा, बिल डेट सारे ही बिल, ये हमारे साल में, ये हमारे साल में, ये हमारे साल में, ये हमारे साल में, ये भी एसेट की कॉस्ट, 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 समझे हो जी। नेट बिल नहीं, ग्रॉस बिल, साथ ही लिखा हुआ है। CWIP डेबिट, CWIP डेबिट होना था 30 से, एडवांस क्रेडिट 3 से, रिटेंशन मनी 1.5 से। नहीं याद, भूल गए हो क्या, भूल गए हो क्या, याद माजी अजाब नहीं है बेटा, हाफिज़ा अल्लाह से कहा करो ना छीने आपसे, मैं ये एंट्री कर देता हूं आपको, क्या याद करे सो जी। ये ग्रॉस बिल से मैंने कहा था हमेशा एंट्री करनी है, ग्रॉस बिल आया आपने एंट्री की, ये मैंने लिखवाया भी था, लाल रंग से मैंने मार्कर से लिखा था, ग्रॉस बिल, ग्रॉस बिल। CWIP में हमेशा ग्रॉस बिल डेबिट करना है आपने, ग्रॉस बिल डेबिट करना है, लिखा हुआ मिल भी जाए शायद, मैं जाके देखूं तो उस तरफ मैंने बोर्ड पे भी लिखा था, इधर भी लिखा हुआ मिलेगा, लाल मार्कर से लिखा था ताकि आपको याद रहे, फिर नहीं याद रहा जी। CWIP डेबिट 30 से, हाँ वो बिल लेके आया, हमने कहा भाई साहब कुछ पहले दे चुके, कुछ फिर कभी देंगे, रिटेंशन मनी पेएबल, और कुछ 15 दिन बाद ले जाना, कैश आज भी नहीं पे हुआ, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर 25.5। तो ये एंट्री हर बिल आने के ऊपर होती जानी थी,
CWIP डेबिट 30, CWIP डेबिट 20, CWIP डेबिट 10 और हमारे ही साल के आखिरी दिन ये बिल भी आ गया CWIP डेबिट 15 मिलियन से। ये भी पहले दिन से खप रहा था। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स लेनी थी हमने, पेमेंट्स नहीं लेनी थी। डे 1 से यही समझा रहा था। तो 30 10 पे 15, कैसा लगा फिर सवाल? 30 जमा 20 जमा 10 जमा 15 टोटल हो गया। ये क्या 100 मिलियन का प्रोजेक्ट और सिर्फ 75? अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी अगले साल के कुछ महीनों के अंदर 2 बिल आने मेरे ख्याल से, है ना? कब खत्म होना है ये? 1 जनवरी 11 को। ओए होए होए, अभी तो पूरा 6 महीना पड़ा है। 6 महीने में एक बिल अब आएगा 30 सितंबर पे और एक आएगा 31 दिसंबर पे अगले साल। हर क्वार्टर के बाद बिल आता है ना। तो अभी 2 बिल आने हैं, जितने की मर्जी है, हमें क्या, हमारा सवाल तो हो गया खत्म। पारामार्ट फी कोई नहीं है, मैप फी कोई नहीं है, कंसल्टेंट फी कोई नहीं है, आंसवर है। बेटा क्यों करेंगे? ये एंट्री नहीं सिखाई थी, ये वाली एंट्री? क्या वैसे टाइम जाया कर रहे हो आप लोग मेरा टाइम जाया कर रहे हो, बता रहा हूं मैं। ये देखो, चुप कर जा हुन, जो होना सी वो बेटा हो चुका है तेरे नाल, चुप कर जा। ये है जी एंट्री। ठहर जाए ना बेटा, ठहर जाए ना, अब ठहर जाए ना, बात की है तो अब बात जब निकलेगी तो फिर बात चलेगी। सबसे पहली एंट्री आपने फरमाई होगी, आप खवातीनों हजरात ने 1 जुलाई 2009 पर एडवांस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद आपने एंट्री की CWIP ग्रॉस बिल से कहा था, तो 30 रुपए का बिल आया। एडवांस, बेटा ना करना बातें, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट 3 से, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट 1.5 से और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट 25.5 से। हूँ घर छड़ के आवांगा इस ट्रांजैक्शन में, ठीक है ना। ये किस दिन बिल आया था जी? 30 सितंबर 9 पर। उसके बाद 15 अक्टूबर 9 आएगा और वो फिर आएगा और अपना बिल ले जाएगा, पेमेंट चेक ले जाएगा, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट 25.5 से। फिर अगला बिल आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल तो आना ही आना है। आप लोगों को अब होश नहीं आ रहा, बिल तो आ रहा है। 31 दिसंबर 2009 पर एक और बिल आया और ग्रॉस बिल हमेशा CWIP में फेंकना है। वो आया जनाब 20 मिलियन का। हमने कहा भाई साहब मेरे अल्फाज भी आपको याद होने चाहिए थे, कुछ तो हम दे चुके, कभी दे देंगे, बाकी कभी कहते हैं अभी ले जाओ, कभी कहते हैं 2-4 दिन में ले जाओ। 1 और बकाया पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर 17 और फिर 15 जनवरी 2010 पर वो आएगा तो उसका चेक तैयार होगा, हम उसका चेक उसको पकड़ा देंगे, पेएबल को डेबिट करेंगे और कैश या बैंक को क्रेडिट कर देंगे 17 से। अब मजीद 2 बिल मैं नहीं लिख रहा, ऐसे कहानी चलनी है। अब मुझे ये बताएं कि क्या एडवांस इस तरह से ऐड नहीं हुआ? जब हमने बिल ही ग्रॉस लेना है, 4 बिल CWIP में रिकॉर्ड होंगे ग्रॉस अमाउंट से, 30, 20, आगे वही एंट्री सारी चलेंगी, 10 और 15। अब मुझे बताएं टोटल कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ऐड हो चुका है? 75 मिलियन। इसमें से एडवांस कितना हमने एडजस्ट कर दिया, जरा इसका टोटल करना, ठीक है जी। ये जो 10 रुपए दिए थे ना बेटा, वो 10 आहिस्ता आहिस्ता करके, इमाम वाला सवाल भूल गए आप लोग? उस सवाल के अंदर हमने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने कहा था 100 रुपए का अगर प्रोजेक्ट है, 25-25 का बिल आ रहा है, ठीक है। आपने अगर 100 रुपए के प्रोजेक्ट का जो है वो एडवांस दिया हुआ, मिसाल के तौर पे 25% आपने एडवांस दे दिया, ठीक है। 10% एडवांस दिया, कितना दिया जी? 10% एडवांस दिया, ठीक है। तो आपने अब आपने क्या किया, आपने पकड़ाया भाई को, ये लो 10, ये एडवांस है, ठीक है। उसने पहला बिल भेजा, अब 25-25 को उसने बिल भेजना, उन्होंने पहला बिल भेजा 25, आपने अगर वो सारा 25 पे कर दिया तो फिर क्या होगा? 25 100 जमा 10 110 आप पे कर जाएंगे। आप ऐसा नहीं करते, आप कहते हैं जी ये 10% एडवांस इसमें से हम करेंगे माइनस, रिटेंशन मनी को छोड़ो, नहीं है, ठीक है, 22.5 पे कर देंगे। फिर अगला बिल देगा 25 माइनस 22.5, फिर 25 माइनस
22.5, फिर 25 माइनस 22.5, ये बन जाएगा टोटल 90। चेक करो जरा, ठीक है। तो बेटा ग्रॉस बिल से जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ग्रॉस बिल से जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो कॉस्ट के अंदर पूरा 100 आना है, जिसके अंदर ये 10 भी शामिल होना है, ये 90 भी शामिल होना है। ये सारी बात मैंने 2-3 दिन लगाकर की थी वैसे, ठीक है। बहरहाल जी सवाल खत्म हो चुका है, माजरत के साथ। अब आपको अच्छा लगा या बुरा, लेकिन ये सवाल खत्म हो चुका है। सारा दिन इस सवाल पे लगा दिया, बनता नहीं था वैसे, आपस की बात है, बनता नहीं था। ज्यादती किया आप लोगों ने, ज्यादती किया आप लोगों ने। ये घर पे होमवर्क करना है अब आज, साथ में आप 2 सवाल और होमवर्क में करने हैं, 3 और करने हैं। मैंने डिस्क्लोजर्स भी डिस्कस करने हैं आज। IAS 40 खत्म कर देंगे ना। अब करेक्शन ऑफ एरर की तो बुनियाद पढ़ नहीं सकती, कल ही करेंगे। कल मेरा दिल है फिक्स एसिड के टॉपिक से रिलेटेड रेक्टिफिकेशन करवा दूं। करेक्शन ऑफ एरर ICAP ने एज अ चैप्टर पिछली बार इंक्लूड किया है, और उसको इतना पसंद है कि उसने सवाल भी दिया इस दफा पेपर के अंदर। सवाल भी करेक्शन ऑफ एरर का, प्योरली सवाल, वो जो इंट्रो के लेवल का होता था, सस्पेंस अकाउंट और ये सारा कुछ, वो उसने करवाया है। तो इसलिए बराए करम वाह मेहरबानी। मैं कहा 7-8 नंबर का सवाल था, और क्या 1 नंबर का सवाल उसने दिया जी। तो इसलिए करेक्शन ऑफ एरर वैसे तो 3 दिन का टॉपिक होता है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने इंट्रो नहीं पढ़ी होती तो वो मुझे 7-8 दिन, 10 भी लग सकते हैं, 7-8 दिन प्लान होते हैं उसके अंदर। इसमें 1 दिन BRS पे भी लगता है, 1 दिन बैड आउटफुट डेट पे भी लगता है, 1 दिन या 2 दिन इन्वेंट्री पे भी लगते हैं। आप सोचता मैं इसी तरह से हूँ 1 दिन, लेकिन वो 1.5 दिन 2 दिन आगे बढ़ते भी जाते हैं। फिर इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी चल रही होती है। तो ये कोई 8-10 दिन का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक खुद भी है, और इसने IAS 8 के साथ भी मिक्स होना होता है, और NPU के अंदर भी हो सकता है मिक्स। वैसे तो EPS के अंदर भी करेक्शन करवा सकता है, कैश फ्लो में भी करेक्शन करवा सकता है, लेकिन ज़्यादा जो मिक्सिंग इसकी होती है वो कैश फ्लो के टॉपिक में एक्सपेक्टेड होती है। उससे भी ज़्यादा IAS 8 के अंदर तो एरर होते ही होते हैं जिनकी करेक्शन हम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी अपनी सिग्निफिकेंस तो है ही है जो अब आगे शुरू हो रहा है। हम एक दूसरी ग्रिड में दाखिल हो जाएंगे कल से इंशाल्लाह। ये 41 नंबर की ग्रिड तैयार हुई है, इस पर टाइम सबसे ज़्यादा लगता है, मार्क्स इसके खैर थोड़े तो नहीं है। वैसे देखा जाए तो 41 नंबर इसमें से आते हैं, वो कहते हैं 40 नंबर आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इससे बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि IAS 16 के 22-23 लेक्चर्स जो हैं वो सिर्फ इस ग्रिड के अंदर नहीं टेस्ट होते, वो हर टॉपिक के अंदर ही पहुंचा होता है, ये आप खुद देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा टाइम इस ग्रिड पे लगता है, और नंबर इतने नहीं हैं जितने अगले ग्रिड्स में नंबर हैं, और टाइम कम है, ठीक है ना। तो अब अगली ग्रिड के अंदर आपने IAS 8 करना है, IAS 1 करना है, अगर करेक्शन ऑफ एरर करना है तो IAS 1 ये सिक्योरिटी 3 दिन का टॉपिक है, फिर IAS 8 6 दिन का है। चलो हम 4-5 दिन एक पे लगा लें, 7-8 दिन दूसरे पे लगा लें, एडिशनल जिसको कहते हैं। तो भी ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेने वाला टॉपिक जो इस वक्त हमारा बचे हुए टॉपिक्स में से होगा वो कैश फ्लो का टॉपिक है, जो अराउंड 10 लेक्चर्स लेता है, इससे ज़्यादा नहीं लेता। उठा के देख लें आप, जितने मर्जी बच्चों से पुरानों से पूछ लें, कोई भी उस्ताद करवाता है ना, कोई भी, तो इतना की दिन ही इतने, कोई 8 दिन में करवा देते हैं, कोई 7 में करवा देते हैं, कोई 10 में, कोई 12 में, इससे ज़्यादा ये बस अराउंड इतना। वो तरतीब हर बंदे की अपनी डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो सबसे मुश्किल वक्त वही था जो मैंने आपको कहा था, IAS 16 कर लो, हिम्मत कर लो। अभी उसमें थोड़ी सी हिम्मत और भी करनी है, 2-3 चीज़ें छोड़ी हुई हैं मैंने, अब मैंने कहा चलो वो एंड पे कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा चलें जी, अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 था जी। जी क्वेश्चन की क्या, क्वेश्चन है नहीं आपके पास बेटा? ये तस्वीर खींच नहीं ली आप लोगों ने? नहीं, ये एंट्री छोड़े आप, ये तो ऐसे ही डिस्कशन है, ये इसकी क्या जरूरत है? एवं तस्वीर खींची जाएंगे, एवं तस्वीर खींची जाएंगे। ये टाइम जाया करने की टैक्टिक्स हैं। टैरा लिमिटेड in accordance with IFRS prepare a note, please prepare a note on PPE including comparative for inclusion in TL's financial statements for the year 31 दिसंबर 2021. कॉलम फॉर टोटल इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन कंपैरेटिव इज रिक्वायर्ड। तो एक सफे बन सकता था, ऑफिस बिल्डिंग एक सफे बन सकता था, क्योंकि मैंने टोटल का कॉलम नहीं मांगा था और 2 छोटे छोटे कॉलम्स ही हैं, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग और वेयर हाउस। ICAP की रिसेंट अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है। ये मेरा दिल किया मैं चेक कर लूं, लग तो मुझे आसान रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुरैशी स्टील है ना, नाम ही काफी है, मुगल स्टील जैसे ना, कुरैशी स्टील नाम ही काफी है ना जी। तो सवाल का नाम ही काफी था भाई। सवाल हमेशा, पर्चा हमेशा ही ऐसा होता है, ये 3 हिस्सों में बटा होता है, बल्कि चौथा हिस्सा छोटा होता है, उसको साइड पे रखोगे, वो साइड पे रहना है। तो 25-30% बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे गैप का इल्म तो है नहीं। कोशिश यही है कि जितना कुछ हो सके डिस्कस कर लें। अब इससे ज्यादा टफ तो नहीं आ सकता, मैं को नहीं जी नहीं आ सकता, आ जाए फिर
मेरे पास गायब का इल्म तो नहीं है, लेकिन जो कुछ कर सकता हूँ मेरे पास में जो हूँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। इंशाल्लाह उम्मीद है इसी के अंदर अंदर बात हो जाएगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। बेटा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम यही है, लेकिन दावा कैसे करूँ? हाँ, कह ही रहा हूँ बस, हाँ यार तो इंशाल्लाह यही होगा, डरते हुए अल्लाह से इंशाल्लाह यही होगा, दावा तो नहीं ना किया जा सकता। बात यह है कि जी पर्चा में अर्ज करा था 25-30% आसान, 25-30% मुश्किल और 25-30% बहुत मुश्किल होता है। आप कहोगे बाकी 10%, वो होता ही नहीं है पर्चे में। यानी आपने सोच के ये जाना है कि 90 नंबर के पर्चे में से मैंने 50 नंबर लेने हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके अंदर आसान पेपर, आसान सवाल जो होते हैं वो आपको ज्यादा नंबर देते हैं, ठीक है। मुश्किल थोड़े से कम, और बहुत मुश्किल में से भी आप फाइट करके कुछ ना कुछ नंबर चीट लेते हैं, ठीक है। बैड लक होती है कि आपको सवाल जो नहीं आता सबसे टेक्निकल है सबसे पहले पकड़ लें। इसलिए अल्लाह से मांग के जाया करें कि पर्चे में सबसे पहले आपके सामने वही सवाल आए जो सबसे इजी हो, सबसे जल्दी जल्दी मार्क्स मिल जाए। तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह एंड पे जाते जाते, ठीक है, कि आपने कैसे 15 मिनट्स को यूटिलाइज करना है जो एग्जाम के पहले आपको रीडिंग टाइम में मिलते हैं। अच्छा जी, सवाल को एक नजर देख लेते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑफ टेरा लिमिटेड। 1 जुलाई 17 को एसेट खरीदा इन्होंने, ये ऑफिस बिल्डिंग, कॉस्ट 96 मिलियन थी, लाइफ 10 साल थी, रीवैल्यू हुआ 1 जनवरी 19 को, ईयर एंड है 31 दिसंबर वाला। कोई मसला नहीं था, कोई मसला नहीं था। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 17 तक 6 महीने डेफिसिट होना था, फिर 31 दिसंबर 18 तक पूरा साल, फिर 31 हाँ बस 1.5 साल हो गए। कितने साल गुजर गए? 1.5। अब 1 जनवरी 19 को एसेट हुआ रीवैल्यू, एक लाइन छोड़ी, रीवैल्यू अमाउंट लिखी, सरप्लस लॉस निकल आया। ओके, अब उसके बाद जब 19 के साल की डेप्रिसिएशन निकालनी थी तो रिमेनिंग लाइफ उसने बताई हुई है 1 जनवरी 2020 पे। इसका मतलब ये रेलेवेंट नहीं है, ये बीच में ना कोई चेंज इन एस्टीमेट डाला है उसने। अभी हम उससे पहले खड़े हैं, हम 19 वाले साल में खड़े हैं। 19 के साल की डेप्रिसिएशन निकालनी होगी तो रिमेनिंग लाइफ खुद निकालेंगे, खुद निकालेंगे। लाइफ थी 16 साल, गुजर गए 1.5 साल, तो रिमेनिंग 14.5 साल। लेकिन जब डेप्रिसिएशन पूरे साल की निकालनी थी, चलो ठीक है, तो बाय 14.5 आपने करना था। 14.5 से कितने डिवाइड किया था? ये काम सीखा हुआ है क्लास के अंदर, हमने इस तरह से देखा था हमने, ठीक है, चलें कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद 19 का साल गुजर गया, 20 के साल के पहले ही दिन क्या हो रहा है? चेंज इन एस्टीमेट, कोई नहीं, तो 20 की डेप्रिसिएशन इस हिसाब से निकालेंगे। बड़ा आसान सवाल था, खुद ही पहले दिन के ऊपर उसने लाइफ भी निकाल कर दी, ये चेंज इन एस्टीमेट आ गया, तो कोई मसला नहीं। आपने 20 की डेप्रिसिएशन को वो बुक वैल्यू जो एंड पे निकली हुई है, जो वो 14.5 से डिवाइड करके आपने ये रीवैल्यूड अमाउंट को 14.5 से डिवाइड करके बुक वैल्यू निकाली होगी ना, 31 दिसंबर 2019 पर निकाली होगी ना, वही बुक वैल्यू आपने आगे यूज कर लेनी थी और उसको डिवाइड कर देना था 9 से। ये आ जानी थी 20 की डेप्रिसिएशन। फिर 21 के साल के पहले दिन फिर एसेट हो जाना था रीवैल्यू। अब आपने फिर 21 के साल के एंड पर बैठकर फिर रिमेनिंग लाइफ निकालनी थी, ठीक है ना, और वो 9 में से निकालनी थी। सही है, इतना मुश्किल सवाल नहीं था। कितने बच्चों ने सबसे पहले ये सवाल किया? इनको अच्छे मार्क्स उम्मीद में मिल जाएंगे, क्योंकि नंबर थे इसके 18, नंबर इसके 18 थे, और सवाल ये मेरे ख्याल में आधे घंटे में हो जाने वाला था, ठीक है ना। लेकिन मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि ये जो हंस रहा है ना, इस तरह के बच्चे क्लास पर्चे के अंदर बैठ कर ना जो सवाल आता है वो बड़े सुकून से, प्यार से, बड़े फूल बूटे लगा के उस सवाल को करते हैं। जो आता होता है वो आधे घंटे में होने वाला उस पर पौना घंटा लगाते हैं, और फिर बाद में जो नहीं आता होता उस पर जब स्पीड लगती है तो बाद में खुद को देखने पर भी समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ है। तो तरीका ये होता है कि पहले लफ्ज से ही आपने एक अच्छी स्पीड मेंटेन रखनी है पर्चे के अंदर, और वही स्पीड एंड तक चलती जाए। रिलैक्स होकर तो कोई सवाल भी नहीं करता, पर्चे में सवाल नहीं करना। सवाल आता है तो इसका मतलब ये है बस रिलैक्स होकर करने लग जाओ, नेवर, ठीक है। तो आपने 21 और 20, ये 20 और 21 का नोट बनाना था, करना था सिर्फ वर्किंग पूरी बना लेनी थी, पूरी वर्किंग बनानी थी, और फिर फिगर उठाते जाना था, बड़ी प्रैक्टिस की हुई थी। तो ये एक आसान सवाल था, ये इस दफा आईकैप की से ये सवाल उठाया मैंने, ठीक है। अगला भी बिल्कुल वैसा ही है, वेयर हाउस है, बस वो 1 जुलाई 18 को आया था, बाकी सब कुछ सेम था, ठीक है। तो ये सवाल अब आप वैसे चाहती भी मार लेंगे, आईकैप के रिसेंट अटेम्प्ट का सोल्यूशन जाकर देख सकते हैं, पर आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक बार दोबारा कीजिएगा पूरे जोश जज्बे के साथ, और फिर इसका सोल्यूशन आईकैप की वेबसाइट पे जाकर ओपन करके देखिएगा, कहेगा कॉन्फिडेंस मिलेगा, अच्छा देखो सब कुछ ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, 50-60-70% सवाल सही, तो वो कॉन्फिडेंस तो फिर ऐसे ही मिलेगा, सोल्यूशन देख के नहीं मिलेगा। तो एक ट्राई और कर लो, घर जाके इसको कर लेना। क्रैशी स्टील आप बेशक दोबारा नहीं भी करोगे तो फिर पर्चों के दिनों में कर देना, टेस्ट के सवाल आ गया ना, ठीक है ना, तो रिवीजन करते हुए कर लेना। जब कभी बोरिंग कॉस्ट रिवाइज करना तो ये सवाल कर लेना। अगर बहुत अच्छा घर पे पढ़ते हो, टाइम ज्यादा देते हो, तो आज ये भी कर लेना और नोट भी बना लेना। एमसीक्यू रिसेंट अटेम्प्ट से उठाया मैंने, एमसीक्यू आई थिंक ये भी रिसेंट अटेम्प्ट है, मेरे ख्याल में ये भी रिसेंट अटेम्प्ट का ही है, इनमें से कोई एक नहीं है।
चलें, बहरहाल ये एमसीक्यूज में कल डिस्कस करूंगा, होमवर्क। ये सवाल कैसा रहा, इसकी समझ इसलिए नहीं आई कि आप लोगों ने गवर्नमेंट ग्रांट के थीम को, मेरे पहले दिन वाले बताए हुए थीम को आपने गौर से सुनना ही नहीं था। डायरेक्टर जो चवला मार रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जी 1 जनवरी 2020 पे मासूम लिमिटेड रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 80 मिलियन टुवर्ड्स परचेज ऑफ न्यू प्लांट विद अ ग्रॉस कॉस्ट ऑफ 640 का हमने प्लांट लेना था, उसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई। द प्लांट हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 साल एंड इज डेप्शन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। बस इतनी बात बहुत है। हमने कहा था जो मर्जी बेसिस, जो मर्जी कंडीशन, जो मर्जी करता रहे, ये प्लांट की मद में ग्रांट रिसीव हुई है। जैसे जैसे प्लांट ने डेप्रिशिएट होना है वैसे वैसे ग्रांट ने इनकम बनना है, बस। बाकी वो जो मर्जी कहानियां करता रहे बेटा, ये आपको मैंने कहा था बेसिक थीम है इसका, IAS 20 का बेसिक थीम है। अब आगे उन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई, गवर्नमेंट ने कहा वन ऑफ द टर्म ऑफ ग्रांट इज दैट सेल ऑफ प्लांट बिफोर 31 दिसंबर 23। ये हम खरीद रहे हैं कब 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 1 जनवरी 20, कह रहे 20, 21, 22, 23, 4 साल खत्म होने से पहले जो अगर आपने प्लांट बेचा ना, एक धमकी आ रही है, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं 31 दिसंबर 20 वाक हो गई जी। अगर 4 से पहले बेचा तो फिर भाई 31 दिसंबर 20 तक बेचा तो पूरे पैसे वापस ले लेंगे वो, पहला साल। अगर दूसरे साल में बेचा तो 75% वापस लेंगे हम, तीसरे साल में बेचा तो 50% लेंगे, चौथे साल में बेचा तो 25% वापस ले लेंगे आपसे, ठीक है ना। हाँ, 4 साल के बाद बेशक बेच दो साढ़े वालों, ठीक है। आपने इस बात, ऐसी कोई बात लिखी नहीं हुई है कि आपने बेचना या नहीं बेचना। 10 साल में डेप्सिट करना है, 10 साल पे इनकम बनाओ। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई मामला हो जाता, को वापसी शापसी हो जाती, फिर देखते ना, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंगली डायरेक्टर प्रपोज टू क्रेडिट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस with 20 million 80 का 1/4 being the amount of grant they believe has been earned in to the year ended December 20 as 1 year out of restriction has passed। आप कहोगे डायरेक्टर्स आपका पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त नहीं है। हमने ये गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव की है प्लांट की मद में, तो जैसे जैसे प्लांट डेप्रिशिएट होगा 1/10 ही ग्रांट जो है वो इनकम में जाएगी, ठीक है। आपके व्यू से हम मुत्तफिक नहीं है, ये आप कह देंगे, कोई बात नहीं, हक पे बोलना चाहिए, डायरेक्टर है तो क्या हुआ जी। ML accounts for grant as a separate item of deferred credit in its statement of financial position. ML has no intention of selling plant before end of its economic life। इतनी लंबी लाइन लिखी हुई है कि हमने 10 साल इस प्लांट को यूज करना है, तो फिर ग्रांट भी 10 साल पे इनकम में जानी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन अंग्रेजी में पढ़ा, और वैसे उन्होंने सोल्यूशन नहीं, उन्होंने कहा था बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बना दो, वो तो मैं बना दूं ना, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में क्या जासी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जासी और ग्रांट इनकम जासी, एक ही साल का है ना, शुक्र। ग्रांट इन कॉमे जी। प्लांट खरीदा भाई साहब 640 का, कोई इसकी रेजुअल वैल्यू शुक्र है, डिवाइड बाय 10, पूरा साल ना, क्यों 1 जनवरी 20 को प्लांट भी आ गया है और 31 दिसंबर 20 पे खड़े हैं, तो पूरा साल 31 दिसंबर 20 60। ग्रांट इनकम ऐसे ही 80 डिवाइड बाय 10 8। कितने बच्चों ने ऐसे किया था? हाँ, तो ये नंबर ही थे, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स, लेकिन वो अंग्रेजियों पर लिखने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस जैसे लिखा होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जिसने SOFP लिखा हो ना, ओ भाई साहब मैं आपसे मुखातिब हूं, जिसने SOFP लिखा हो ना, आधा नंबर काट लेना उसको, ठीक है ना। इनको यहां सजा नहीं ना मिली तो ये आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। 0.5 काट लेना इनका, ओके। बैलेंस शीट, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सॉरी, नॉन करंट एसेट्स, पौधा आया 640, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, सॉरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ भाई, तो 4 नंबर का ही सवाल बनता था ना, और इसमें क्या भूल बूटे लगाए हुए थे आपने कि 4 नंबर, सो इतना लेंथी सवाल, 4 नंबर सिर्फ था ही कुछ नहीं उसमें। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में डेफर्ड ग्रांट आई कितने दी सी 80, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी क्रेडिट, फिर लायबिलिटी डेबिट इनकम क्रेडिट, तो 72 पे पड़ा। नीचे आपने अगर अंग्रेजी लिखनी थी तो लिख देते कि इनका व्यू हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ये कहा है ऑल्सो कमेंट ऑन डायरेक्टर्स प्रपोज ट्रीटमेंट, तो वो अंग्रेजी आपने लिखनी थी। अभी ये फाइनल तो नहीं है सोल्यूशन, लेकिन मेरे ख्याल में क्या आंसर आया था हमारा 79.67 ही था थोड़ी देर पहले, अभी जो मैंने, ओए गलत हो गया हमारा तो जवाब, 79.68 है हमारा, सोल्यूशन में 79.6, ओए ये देखें जी, यही कुछ हमने किया है। 31 दिसंबर 2000
31 दिसंबर 2000, ये करंट नॉन करंट और करंट लिखी हुई अलग अलग, कोई बात नहीं है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि मैंने कहा था कि मैं खुद भी अपने सॉल्यूशंस के अंदर, किताब के अंदर भी करंट नॉन करंट अलग करता था, लेकिन आई कैप बिल्कुल भी नहीं कर रहा है इसको, हर दफा ही नॉन करंट रख रहा है। तो फिर मैंने भी कहा आप लोगों को क्या मुसीबत में पड़ना, वरना मुश्किल काम नहीं है। अगर वो कह दे ना खुद से करंट नॉन करंट बाइफरकेट करो तो कोई मुश्किल नहीं है। क्या आप कहोगे जी ये कितने गया, ये 72 जो है लाइबिलिटी है, जिसमें से अगले साल फिर 8 इनकम में जाने तो वो करंट और बाकी नॉन करंट है 72 ही, ठीक है। तो भाई पूरा 72 मार्क्स ही मिलेंगे। आमिर साहब देखते रहा करें जी, आप मोबाइल में किससे बात कर रहे हैं, मुझे भी बताओ जरा, आज मुझे भी बता ही दो आज भाई। ये देखें प्राइवेट 72 ही है, ठीक है। तो 72 ही आपने लिखना था प्लीज। किसी ने बाइफरकेट कर दिया तो ठीक है, उसको भी पूरे नंबर मिलेंगे, जिसने नहीं किया 72 लिखा उसको भी पूरे नंबर मिलेंगे। असल कहानी तो ये थी, डायरेक्टर्स प्रपोज ट्रीटमेंट इज रॉन्ग एज ग्रांट इज टेकन टू P&L टू मैच अगेंस्ट द एफिशिएंट एक्सपेंस ऑफ रेटेड प्लांट, दस ग्रांट इनकम शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट इंस्टेड ऑफ कंडीशनल पीरियड, ठीक है। और यही अंग्रेजी आपने लिखनी थी कोशिश करके, फिर मैंने कहा छुट्टी हो गई है। सबर करें, 1 मिनट सबर करें, आखिरी बात, आखिरी गल सुन लो, फिर जा ही रहे होते। इसको होमवर्क में करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हो गया। होमवर्क के अंदर एमसीक्यूज करने हैं आपने, और होमवर्क के अंदर आपने ये नोट बनाकर आईकैप के रिसेंट टाइम से उसको मैच करना है, और ऐसे दिल आपका खुश हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगली बात बेटा, ये पढ़ाया नहीं मैंने, सॉरी। DL यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल एंड अकाउंट फॉर नेट रिप्लेसमेंट मेथड, जो हमने किया हुआ, वैसे मैंने ग्रॉस भी कराया था एक क्लास में, ठीक है, शायद आपको भूल गया हो। नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड कहते हैं एलिमिनेशन मेथड को, रीवैल्यूएशन के दिन, और चुप कर जाओ, अल्लाह तुम लोगों को हिदायत दे, रीवैल्यूएशन के दिन जितनी एक्युमुलेशन पड़ी होती है सारी ट्रांसफर करते हैं, ये है एलिमिनेशन मेथड या नेट रिप्लेसमेंट मेथड। आगे कहता है मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफर करते हैं, रीवन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, हमें भी पता है। रीवैल्यूएशन की है सगीर ने, ये 1 नंबर मुफ्त का था, सगीर या कबीर जो भी है, लास्ट रीवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन फलां दिन बाय फलां, 1 नंबर इसका होना था, 1 या 1.5 जो भी है। आईकैप की मार्किंग स्कीम भी होती है, ओपन करके देखना, लेकिन कब, जब पूरी ईमानदारी से देखो। देखो बच्चों, एक बात याद रखो, आईकैप का पेपर पास करना हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। यहां पे आप सवाल करके साथ वाले को दिखा लो, देखो मैंने सारा सही किया, और सोल्यूशन को चातियां मार मार के किया, तो आप निशाने अदर देंगे, क्या फायदा। यहां पे सारे टेस्ट, ऐसे बच्चे भी इक्का दुक्का सेशन में बाद में मिलते हैं आके, सर सारे टेस्ट पास थे, पेपर फेल हो गया, क्यों पास थे, अभी उसको भी पता होता है। होमवर्क के अंदर भी आदत नहीं है सोल्यूशन बगैर, टेस्ट के अंदर भी आदत नहीं है साथ वाले से या ऐसे हेल्प लेके तो टेस्ट देना नहीं है, अगर दिया नहीं है तो बाद में सोल्यूशन सामने रखा, हाँ सही है, मैं भी यही सोच रहा था। एडजस्टमेंट पड़ी सोल्यूशन, सर ने सही बनाया सोल्यूशन, ठीक है। आईकैप का पेपर कर रहे हो, एडजस्टमेंट पड़ी सोल्यूशन, आईकैप तुमने सही सोल्यूशन बनाया हुआ है। ये कौन सी अप्रोच है, ये पास होने वाली अप्रोच नहीं है। आप हंस रहे हो, पास होने वाली अप्रोच नहीं है ये, ठीक है। पूरी ईमानदारी से आपने सवाल करना है 18 into 1.8 करके, ठीक है। एक और काम लेते जाएं। आपका कल वाला सवाल मैंने यहां पर आपका नोट किया हुआ था, सप वाला सवाल, ये याद है सवाल। इस सवाल के सॉल्यूशन को आपने सामने रखना है, और इसको सामने रखते हुए आपने IS 40 में डिस्क्लोजर्स को पढ़ना है। ये मैंने पढ़ाने थे, वैसे तो मैंने सारे फिर भी पढ़ाने हैं, लेकिन आप एक दफा अगर पढ़ के आ जाए ना कभी, ओए होए होए अखीर हो जाए, ठीक है। ये सारा काम आपने ऑलमोस्ट किया हुआ है, कुछ एक डिस्क्लोजर्स हैं जो मैंने समझाने हैं आपको एडिशनल, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो इंशाल्लाह कल हम रेक्टिफिकेशन IS 16 की भी स्टार्ट कर देंगे। उसका करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IS 8 के अंदर वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली लेकर चलता है इस करेक्शन को, IS 16 वाली, ठीक है। और वैसे भी सवाल आ सकता है करेक्शन ऑफ एरर का IS 16 से, ठीक है ना। तो उसको मिक्स करते हुए साथ ही रेक्टिफिकेशन पे थोड़ा हाथ सीधा हो जाएगा, फिर टॉपिक भी साथ साथ, ये नहीं होगा कि टॉपिक ही चल रहा है। मैंने जो टॉपिक रिवाइज कराना होगा वो आधे घंटे में कराऊंगा, आधे घंटे में रिवाइज करा के उसके बाद, ठीक है ना, वो सही है। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।